Good morning students. So this is the fourth part of chapter 16 and today we'll discuss here management of water pollution. In the last video हमने डिस्कस किया था वाटर पॉल्यूशन की वजह से दो मेजर इम्पैक्ट जो पड़ते हैं दैट इज यूट्रोफिकेशन जो कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की वजह से था एंड द सेकेंड वन इज बायोमैग्निफिकेशन विच इज ड्यू टू द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब यहाँ पर आपका क्या मैनेजमेंट स्टेप जो है वो लिए गए या यूज किए गए उन वाटर पॉल्यूटेंट के साथ डील करने के लिए, तो उसी आपका मैनेजमेंट प्रैक्टिस में विल टेक द फर्स्ट वन दैट इज इकोसान. Ecosan are actually kind of toilet and Ecosan is a abbreviated form of ecological sanitation. ओके सो यहाँ पर इकोलॉजिकल सैनिटेशन के लिए आपका रखा गया इकोसान एंड दे आर अ काइंड ऑफ टॉयलेट्स. अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को किस तरह से हैंडल करना है, कहाँ यूज करना है कि वाटर जो है वो मिनिमम पॉल्यूट हो, वो हम यहाँ पर बात करेंगे बच्चा. सो इकोसान टॉयलेट्स अ काइंड ऑफ टॉयलेट विच आर फॉर्म्ड अपर ग्राउंड. नॉर्मली हम जो नॉर्मल टॉयलेट्स होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, बिलो ग्राउंड हम एक पिट जो है वो डिग आउट करते हैं, बट यहाँ पर जो पिट बनाई जाती है वो ग्राउंड के अप साइड बनाई जाती है, यानी कि ये आपका सॉइल है तो हम ग्राउंड के ऊपर बनाते हैं एंड दैट पिट इज अराउंड 2 meters एंड द पिट इज लाइंड विद द कंक्रीट सो दैट द एक्सक्रीटा कि पिट के अंदर जो एक्सक्रीटा कलेक्ट होगा दैट विल नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद द सॉइल, क्योंकि अगर एक्सक्रीटा सॉइल के कॉन्टेक्ट में आएगा तो माइक्रोब्स उस पर एक्ट करेंगे और माइक्रोब्स उस पर एक्ट करेंगे तो डिग्रेड करेंगे एंड एज दे डिग्रेड तो यहाँ पर स्मेल वगैरह होगी, डिग्रेडेशन के टाइम पर पैथोजन स्प्रेड हो सकते हैं. तो यहाँ पर आपका कंक्रीट की एक वॉल बनाई जाती है या फिर हम कह सकते हैं कंक्रीट की यहाँ पर पिट बनाई जाती है विच इज अराउंड 2 meter and it is formed above the ground. Now in this Ecosan toilet we have 2 chambers or we can say we have 2 commode and on this commode they are of special kind. यहाँ पर आपका क्या होता है, 3 holes या 3 pits present होती हैं in these 2 one, the first one and the third one. यहाँ पर बच्चा ये पिट्स जो होती है वो शैलो होती है यानी कि बिलो होती है थोड़ा, ठीक है, एंड दिस वन इज ऑन द अपर साइड, ये थोड़ा अप साइड होती है. नाउ ऑन दिस पिट्स व्हाट इज कलेक्टेड, यहाँ पर इन शैलो रीजन में वन एरिया इज फॉर द यूरिन कलेक्शन. द फर्स्ट वन जो आगे की तरफ होगा दैट इज फॉर यूरिन कलेक्शन. सेकेंड वन इज फॉर एक्सक्रीटा कलेक्शन. यहाँ पर जो भी पर्सन है वो क्या करेगा, फिकल मैटर को डंप करेगा यानी कि यहाँ एक्सक्रीटा कलेक्शन होगा. एंड द लास्ट वन the speed is for the sanitation or washing of your what we can say anal. तो यहाँ पर anal washing के लिए आपका ये रीजन होता है. So यहाँ पर अगर हम बात करें that the same thing I have written here, that pit is constructed above the ground which do not exceed 2 meter made up of concrete so that we can prevent the contact of excreta with soil. These pits collect excreta. यहाँ पर excreta collect किया जाता है, तो excreta कौन collect कर रहा है, middle one. The first one collecting the urine and the last one collects the water which we are using for washing the anal. तो यहाँ पर anal washing के लिए जो हम water use कर रहे हैं उससे use किया जाता है. सो बच्चा ये पिट आपके नॉर्मल जो टॉयलेट्स है उनसे डिफरेंट कैसे हैं. नॉर्मल टॉयलेट में हम फिकल मैटर के लिए आपका क्या करते हैं, फिकल मैटर में वाटर का यूज करते हैं ताकि वो पिट में आपका नीचे जाए. तो यहाँ पर हम वाटर का यूज नहीं कर रहे हैं. दिस होल इज एक्चुअली कवर्ड बाय अ लिड. एक लिड से कवर्ड होता है. वी जस्ट कीप इट अवे, हम उस लिड को हटाते हैं, एक्सक्रीट करते हैं. यहाँ पर बिलो आपका सारा कलेक्ट होगा एक्सक्रीटा. जब यहाँ एक्सक्रीट आपने कर दिया है फिकल को, सो यहाँ पर आप क्या करते हैं, साइड में ही आप या फिर आउटसाइड दिस टॉयलेट आप यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर सॉ डस्ट रखते हैं यानी कि बरूदा जो होता है. तो यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन ऑफ ड्राई सॉइल और थोड़ा सॉ डस्ट जो है वो रखते हैं. तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, यू जस्ट
कीप इट विद योर हैंड, टेक इट विद योर हैंड। आपने सॉडस्ट को हाथों से उठाया और इस फिकल मैटर पे ये सॉडस्ट आपने यहाँ पर डाल दिया। ओके, सो यू जस्ट कवर दिस एक्सक्रीटा विद सॉडस्ट। After covering, what you're doing here, you just keep that lid, जो भी इसका lid था, ढक्कन था, वो आपने वापस इसे क्या कर दिया, कवर कर दिया। अब यहाँ पर जो sawdust आपने यहाँ पुट किया है, what is the significance of using this sawdust? तो sawdust बच्चा क्या करेगा, इस excreta से water absorb कर लेगा, so that यहाँ पर आपका flies, pathogen वगैरह जो है वो work ना करे and means आपका smell ना हो। तो water अगर आपका जो है absorb कर लिया जाए तो एक्सक्रीटा से स्मेल नहीं होती है। तो यहाँ पर स्मेल ना हो इसलिए आपका सॉडस्ट डाला गया है टू एब्जॉर्ब द वाटर प्रेजेंट इन दिस फिकल मैटर। ओके, देन इसके बाद यहाँ पर आपका वॉशिंग के लिए आप बैक साइड पर जो आपका पिट है वहां पर जाते हैं एंड यहाँ पर आप मिनिमम यूज ऑफ वाटर का मिनिमम यूज करके क्या करते हैं, वॉशिंग करते हैं। तो दिस पिट इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 2 चैम्बर। तो यहाँ पर आपका 2 चैम्बर में आपका डिवाइडेड होता है, एक जहाँ पर आपका ये एक्सक्रीटा कलेक्ट होगा, सेकेंड वन जहाँ पर आपका वॉशिंग, एनल वॉशिंग के लिए आप जो वाटर यूज करें ये वाटर कलेक्ट होता है एंड दिस वाटर इज टेकन आउट फ्रॉम एयर विद द हेल्प ऑफ अ पाइपलाइन। तो पाइपलाइन की हेल्प से इस वाटर को यहाँ से रिमूव कर लिया जाता है। नाउ सी, एंड इन द फ्रंट यूरिन कलेक्ट होता है, तो यूरिन भी यहाँ से आपका क्या कर लिया जाता है, पाइपलाइन की हेल्प से यहाँ से रिमूव कर लिया जाता है। अब अच्छा यहाँ पर आपका है क्या, सो यहाँ पर आपका है प्रिंसिपल, वी आर वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल कि यहाँ पर रिकवरी और रिसाइकलिंग हो रही है किसकी, न्यूट्रिएंट की फ्रॉम एक्सक्रीटा। ये जो एक्सक्रीटा था इससे रिकवरी और रिसाइकलिंग हम कर रहे हैं न्यूट्रिएंट की, ताकि हम यहाँ पर एक वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर्म कर सके एग्रीकल्चर के लिए एंड दैट इज योर मैन्योर। सो यहाँ पर आप सिमिलर वे में रूटीन में आपका ये वर्क करते रहते हैं एंड विद इन 6 मंथ आपका ये जो पिट है वो आपका फुल हो जाता है। सो यहाँ पर आफ्टर 6 मंथ यू स्विच द कम्बोर्ड, आप इसे यूज नहीं करेंगे एंड यू स्टार्ट यूजिंग दिस वन। तो यहाँ पर 6 महीनों के बाद आपने फर्स्ट कम्बोर्ड को यूज करना बंद किया एंड यू स्विच टू द नेक्स्ट कम्बोर्ड एंड यहाँ पर आपका नेक्स्ट 6 मंथ के लिए ये जो एक्सक्रीटा या फिकल मैटर है ये यहाँ पर क्या होगा, डिकम्पोज होगा एंड इट कन्वर्ट्स इनटू मैन्योर। देन आफ्टर दैट इट इज टेकन आउट फ्रॉम हियर एंड यूज्ड इन द एग्रीकल्चर फील्ड। तो नॉर्मली बच्चा आपका जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर लेते हैं, नॉर्मली जो हम कोई वही बोलते हैं तो उसमें हम बहुत ज्यादा वाटर का यूज करते हैं, बट यहाँ पर हमने देखो एक्सक्रीटा को डिकम्पोज करने के लिए वाटर का कहीं यूज नहीं किया, हमने सिंपल ड्राई फॉर्म में जो एक्सक्रीटा है वो कलेक्ट किया है और एनल वॉशिंग के लिए आप मिनिमम वाटर यूज कर रहे हैं। तो इस तरह के इकोसान टॉयलेट्स आपका वैल्यूएबल होते हैं कहाँ पर, उन रीजन में जहां पर वाटर की स्कार्सिटी है, तो वहां पर आप इन्हें फॉर्म कर सकते हैं। एंड सेकेंड आपका थिंग कि आपका जो ग्राउंड वाटर है बच्चा, ग्राउंड वाटर जो है वो भी आपका कंटामिनेट नहीं होगा बाय फॉर्मिंग दिस काइंड ऑफ टॉयलेट्स, क्योंकि नॉर्मल आपका जो टॉयलेट्स आप पिट जो है वो बनाते हैं वहां पर आप कंक्रीट जो है वो नहीं लगाते हैं कई एरिया में, तो वो कांटेक्ट में रहता है और ग्राउंड वाटर के कांटेक्ट में रहने से वो ग्राउंड वाटर को क्या करता है, कंटामिनेट करता है। एंड अगर ग्राउंड वाटर में आप पिट बना भी रहे, आपने कंक्रीट भी लगाई है, तो आफ्टर फ्यू इयर्स वहां पर लीकेज होती है और वो आपका जो वाटर है वो ग्राउंड वाटर के कांटेक्ट में आता है एंड दैट ग्राउंड वाटर गेट कंटामिनेटेड। सो यहाँ पर आपका 2 फायदे हो रहे हैं, एक तो वाटर स्कार्सिटी जो है उन एरिया में हम यूज करें तो यू आर समहाउ एबल कि आप यहाँ पर वाटर को क्या कर पा रहे हैं, कंजर्व कर पा रहे हैं। सेकेंड, यू आर प्रिवेंटिंग योर अंडरग्राउंड वाटर और ग्राउंड वाटर फ्रॉम कंटामिनेशन। तो 2 फायदे हैं। इसके अलावा ये कॉस्ट एफिशिएंट होता है, तो यहाँ पर सस्ता पड़ता है ये
and you are getting so many product which you can use afterward, like आपको मेन्योर मिल रहा है. The collected urine, इस यूरिन के अंदर सॉल्ट बहुत होता है. So this collected urine is either spray in the field where there is scarcity of salt, या फिर इस collected urine को उन पौधों को इरिगेट करने के लिए यूज किया जाता है जहां पर सॉल्ट का कंसेंट्रेशन, जिन प्लांट्स को सॉल्ट के कंसेंट्रेशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, हाई होती है. लाइकवाइज ये जो आपका वाटर कलेक्ट हुआ है एनल वॉशिंग में, ये मिनिमम है बच्चा, तो ज्यादा कलेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसे आप कई टाइम तक कलेक्ट कर ईयर्स तक कलेक्ट कर सीवेज ट्रीटमेंट में आप यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पर आपका इस तरह से दीज इकोसान टॉयलेट्स आर हेल्पफुल इन मेनी रिगार्ड्स की वाटर कंजर्वेशन में हेल्प कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट होने से प्रिवेंट कर रहे हैं. यू आर गेटिंग सो मेनी प्रोडक्ट्स लाइक मैन्योर एंड सॉल्ट विच यू कैन यूज इन एग्रीकल्चर फील्ड टू. ओके, सो दिस इज हाउ योर Ecosan toilets are used, and this case of Ecosan toilet it is studied, means बहुत सारी कंट्रीज में आपका ये अप्लाई हो चुका है, बट इन इंडिया such kind of Ecosan toilets are running in Kerala, and around India it is in Sri Lanka also. So in Kerala and Sri Lanka these toilets are formed. Okay, सो ये बेसिक था बच्चा इकोसान टॉयलेट का. सिंपल है, आपको कमोड में 3 रीजन्स बनाने हैं. पहला यूरिन डिस्पोज करने के लिए, दूसरा फिकल मैटर डिस्पोज करने के लिए, तीसरा एनल वॉशिंग के लिए. यूरिन में सॉल्ट है पौधों की इरिगेशन में, या ऐसे प्लांट जो सॉल्ट हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन में ग्रो करते हैं वहां यूज कर सकते हैं. फिकल को आपको 6 मंथ तक कलेक्ट करना है, एंड उसके बाद इस कमोड को स्विच कर नेक्स्ट पर आपको यूज करना है. ठीक है, तो यहाँ पर 6 मंथ में ये मेन्योर आपका क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, एंड यू कैन यूज एक्सक्रीटा डिग्रेड हो जाएगा, एंड यू कैन यूज इट एज अ मेन्योर. तीसरा एनल वॉशिंग जो की है, कई सालों तक आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं और इसका सीवेज ट्रीटमेंट कर सकते हैं. या फिर अगर कंपेयर करें, ये कम वाटर है बच्चा, एक होता पूरी कुएं का पानी जो है कहीं डम करते, वो ज्यादा कंटामिनेट करता. अब इसे कहीं आप अगर इरिगेशन वगैरह में यूज कर रहे, तो एज कम्पेयर टू नॉर्मल टॉयलेट्स ये कंटामिनेट तो कम ही कर रहा है ना. सो यहाँ पर कंटामिनेंट्स भी कम होते हैं और कंटामिनेशन भी कम कर रहा है. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द इकोसान टॉयलेट, एंड आप इस इकोसान टॉयलेट को आपका स्विच करते रहते हैं. तो 6 मंथ आपने ये यूज किया, फिर यहाँ आपने डिग्रेड होने दिया, 6 मंथ तक आप यहाँ कलेक्ट करेंगे, देन आफ्टर 6 मंथ अगेन यू स्विच टू द फर्स्ट वन. सो लाइकवाइज यहाँ पर आपका इकोसान टॉयलेट्स के अंदर आपका क्या होता है, 2 कमोड आर डिजाइन इन अ 1 चेम्बर. ओके, तो यहाँ ये यूरिन कलेक्शन की पाइप है, एंड दिस इज द पाइप फॉर कलेक्टिंग द वाटर यूज्ड इन एनल वॉशिंग. ओके, नाउ सेकेंड विल टॉक अबाउट दूसरा मैनेजमेंट कि आपका वाटर मिनिमम पॉल्यूट हो. दूसरा मैनेजमेंट आपका क्या है, दैट इज फाइटोरेमीडिएशन. फाइटोरेमीडिएशन, फाइटो टर्म इज फॉर द प्लांट, रेमीडिएट करना होता है ठीक करना. सो द प्रिंसिपल ऑफ दिस फाइटोरेमीडिएशन is plant are used here to remedify the polluted water. बच्चे पॉल्यूटेड वाटर को रेमिडिफाई यानी कि ठीक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो यूज द प्लांट टू रेमिडिफाई द पॉल्यूटेड लैंड बाय डिफरेंट मैकेनिज्म. अब डिफरेंट मैकेनिज्म की प्लांट यहाँ करते क्या है, प्लांट अलग अलग तरीके से वाटर और लैंड के कंटामिनेंट्स को खत्म करते हैं. यानी कि वहां पर जो हार्मफुल आपके कंटामिनेंट्स है उनको किस तरह से खत्म करेंगे. लाइक द फर्स्ट मैकेनिज्म इज फाइटो डिग्रेडेशन. नाम से पता चलता है फाइटो प्लांट, डिग्रेड कर रहे हैं यानी उन्हें तोड़ रहे हैं. लाइक इफ वी हैव अ कंटामिनेंट्स इन द सराउंडिंग एरिया. ओके, अब ये सराउंडिंग एरिया आपका वाटर भी हो सकता है, कोई लैंड भी हो सकता है. ओके, सो वी जस्ट ग्रो द प्लांट्स हियर, एंड व्हाट द प्लांट डू, प्लांट अपटेक दीज कंटामिनेंट्स. प्लांट इस कंटामिनेंट को रूट के थ्रू एब्जॉर्ब करता है बाय एब्जॉर्प्शन, और इसे क्या करता है, इसे अपनी बॉडी में नॉन टॉक्सिक फॉर्म में
कन्वर्ट कर कर बॉडी में ग्रोथ एंड सर्वाइवल के लिए यूज कर लेता है। तो यहाँ पर आपका डिपेंडिंग अपॉन कंटामिनेंट कौन से हैं, क्योंकि हर कंटामिनेंट पे हर प्लांट तो ग्रो नहीं कर सकता। मान लो मेरे लैंड या वाटर में आपका जिंक का कंसेंट्रेशन बहुत हो गया है। हमने मिनरल्स में पढ़ा है बच्चा कि आपका कंटामिनेंट हम तब कहते हैं कि जब कोई एलिमेंट अपनी कंसेंट्रेशन मींस जो लिमिट में कंसेंट्रेशन है उससे बहुत ज्यादा हो जाए। तो यहाँ पर अगर मैं जिंक कह रही हूँ तो यू आर नॉट गोइंग टू से कि जिंक तो मिनरल है, कंटामिनेंट थोड़ी हुआ। इफ द जिंक इज प्रेजेंट इन एक्सेसिव कंसेंट्रेशन हियर तो वो कंटामिनेंट है, क्योंकि ज्यादा कंसेंट्रेशन में हर प्लांट नहीं ग्रो पा रहा। सो व्हाट यू डू, आपको कोई ऐसा प्लांट सिलेक्शन करना पड़ेगा जो कि हाई जिंक कंसेंट्रेशन पे ग्रो करता हो। यहाँ पर आप किसी भी प्लांट को यूज नहीं कर सकते। यू हैव टू यूज द particular plants to remove the particular contaminants from land and water. Okay, now the second point is phytovolatilization. This is the second mechanism. Here the contaminants, same contaminants are present in surrounding. It is maybe water body or it may be a land. यहाँ पर plant again absorb करते हैं उन contaminants को by roots, and after that what they'll do, they release that contaminant by converting them into the vapors. तो transpiration के through वो उन कंटामिनेंट को वेपर्स की फॉर्म में क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। नाउ यू आर गोइंग टू से कि मैम अगर वो पहले ही आपके सॉइल में थे, उन्होंने सॉइल से अपटेक किया और एटमॉस्फेयर में डाल दिया, तो हमारा एनवायरमेंट तो सेम पोल्यूटेड ही रहा ना, कि आपका यहाँ पर प्लांट ने जो है कंटामिनेंट को एटमॉस्फेयर में डाल दिया, वो वापस आपका आ सकता है सॉइल में रेन के थ्रू। सो द आंसर इज बच्चा कि यहाँ पर जो वोलेटाइजेशन किया जाता है वो एक तो आपका एटमॉस्फेयर के अपर लेयर्स पर होते हैं, जैसे बड़े बड़े प्लांट्स जो होते हैं तो वो ऊपर की तरफ करते हैं, वो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। मींस आप जिस रीजन में आप ट्रांसपायर कर रहे हो ट्रोपोस्फेयर में, तो वहां पर आपका नहीं होगा, ये अपर रीजन पे होता है। एंड द सेकेंड थिंग कि यहाँ पर बच्चा ये मैकेनिज्म एक साथ ऑपरेट हो रहे हैं, तो हो सकता है इस कंटामिनेंट का कुछ पॉइंट जो है उसने डिग्रेड कर दिया हो और थोड़ा बहुत वो वेपर्स के फॉर्म में रिलीज करे। तो यहाँ वेपर वोलेटाइजेशन प्रोसेस जो है, ये वोलेटाइजेशन वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये बहुत ज्यादा वेपर्स नहीं बनते हैं, लो कंसेंट्रेशन में थोड़ा थोड़ा वेपर्स बना के एटमॉस्फेयर में रिलीज करेगा। एंड द पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच द प्लांट आर रिलीजिंग दैट इज नॉट इन कॉन्टेक्ट विद यू, तो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। ओके, अपर रीजन में ये वहां पर क्या करता है, रिलीज करेगा। नाउ द थर्ड mechanism is rhizodegradation. Rhizodegradation is what? Rhizo term is for root. Degradation is again उसे सिंपल फॉर्म में तोड़ना। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। इन फाइटोडिग्रेडेशन उसने कंटामिनेंट को पहले एब्जॉर्ब किया और फिर बॉडी के अंदर उसे ब्रेक किया। बट हियर द प्लांट रिलीज सम एंजाइम इन द नियर बाय एरिया अराउंड द रूट। रूट के आसपास का जो एरिया है, ये रूट है, इसके आसपास की सॉइल कंटामिनेट है या आसपास का वाटर कंटामिनेटेड है, तो यहाँ रूट कुछ एंजाइम रिलीज करेगी। ये एंजाइम क्या करेंगे, उस कंटामिनेंट को ब्रेक करेंगे एंड ब्रेक कर उसे नॉन टॉक्सिक या सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। नाउ दैट सिंपल फॉर्म इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो यहाँ पर पहले बाहर ही डिग्रेडेशन हो गया, राइजो यानी रूट के आसपास ही डिग्रेडेशन किया गया है, कंटामिनेंट को तोड़ा गया है और फिर उसका अपटेक हुआ है। Then the next is phytoaccumulation. Phytoaccumulation is what? Here the contaminants are absorbed. Contaminant को क्या किया गया, प्लांट ने अपटेक किया, एब्जॉर्ब किया एंड देन प्लांट स्टोर देम इन द वैक्यूल। तो यहाँ पर प्लांट ने क्या कर लिया, अपने वैक्यूल्स में, सेकेंडरी जाइलम में, वहां पर क्या कर लिया, इनको स्टोर कर लिया। नाउ द पॉइंट इज, देखो एक और पॉइंट अब दिमाग में आएगा कि मैम प्लांट ने आपका स्टोर किया है किसी वैक्यूल में, मान लो लीफ के वैक्यूल्स में स्टोर किया, तो वो लीफ तो कुछ टाइम के बाद झड़ जाएगी, तो वो वापस लीफ अगर ग्राउंड में गिरेगी तो कंटामिनेंट वापस कहाँ आ जाएगा, सॉइल या वाटर में आ जाएगा। सो बच्चा यहाँ पर एक्चुअली किया क्या जाता है, जब भी हम किसी कंटामिनेटेड एरिया पर स्पेसिफिक प्लांट लगाते हैं, उस एरिया से उस कंटामिनेंट को रिमूव करने के लिए, मान लो
जिंक का और यहाँ पर आपका सल्फर का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा था इनलैंड में, मैंने ऐसे प्लांट यहाँ पर लगाए जो जिंक और सल्फर पर अच्छे ग्रो करते हैं, यानी कि उनको ग्रोथ के लिए जिंक और सल्फर की जरूरत है। तो ये प्लांट ग्रो हुए। अब इनमें से अलग अलग मैकेनिज्म आपके प्लांट्स ने यूज किया। किसी प्लांट ने वोलेटाइजेशन किया, किसी ने राइजोडिग्रेडेशन किया, किसी ने एक्यूमुलेशन किया। पर इन प्लांट्स ने क्या किया, धीरे धीरे इस सल्फर और जिंक को क्या कर लिया है, वाटर से एब्जॉर्ब कर लिया या लैंड से एब्जॉर्ब कर लिया है। नाउ यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चा, हम टाइम टाइम पर सॉइल टेस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं, सॉइल टेस्टिंग करते हैं। सॉइल टेस्टिंग में आपको पता चलेगा कि यहाँ पर प्लांट जो है जब वो एब्जॉर्ब कर लेंगे सल्फर और जिंक को, तो सॉइल टेस्ट में यहाँ पर क्या होगा, सल्फर और जिंक की कंसेंट्रेशन पहले के कंपैरिजन में जो हाई थी अब क्या होगी, थोड़ी सी लो हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आपने क्या किया कि इससे पहले कि ये प्लांट आपका डाई हो, इसके पत्ते वत्ते झड़े, एक टाइम के बाद, स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम के बाद हम इन प्लांट्स को पहले ही क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। ओके, अब हमने यहाँ से कट कर लिया तो इस प्लांट के अंदर क्या है, सारा सल्फर और जिंक है। अब अच्छा, इन प्लांट्स को मैं कट कर कर, जहां पर सल्फर और जिंक था, इन प्लांट्स को हम ट्रीट करते हैं। अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं, वो हम बहुत डिटेल में चले जाएंगे। मैं आपको सिंपल सा एक मैकेनिज्म बताती हूँ। इन प्लांट्स को हम यूज करते हैं कहाँ पर, लैंडफिल्स में, या फिर आपका बैरन लैंड में। बैरन लैंड, बंजर भूमि जो हम कह रहे हैं कि ऐसा एरिया जहां पर कोई मिनरल ही नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने इन प्लांट्स को कट कर कर यहाँ फेंक दिया और ये धीरे धीरे क्या होते गए, यहाँ पर डिकम्पोज होते गए। एंड एज दे डिकम्पोज, तो इस सॉइल के अंदर क्या बनना शुरू हो गया, सल्फर एंड जिंक। तो पहले ये सॉइल, अब ये सल्फर और जिंक इस सॉइल में कंटामिनेंट नहीं है। वाई, यहाँ पर इनका एक्सेसिव कंसंट्रेशन था, तब हम कंटामिनेंट कह रहे थे। अगर ये नॉर्मल कंसंट्रेशन में, तो जिंक तो भाई प्लांट्स को चाहिए ही होता है ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर एक बैरन लैंड जहाँ पर कोई मिनरल नहीं था, बंजर भूमि जहाँ कोई प्लांट जो है वो आपका ग्रो ही नहीं कर पाता था, वहां पर धीरे धीरे हमने इस तरह के प्लांट कलेक्ट कर कर अलग अलग मिनरल्स हमने यहाँ पर क्या कर दिए, ऐड। और अब ये बैरन लैंड आपका किसमें कन्वर्ट हो गया, फर्टाइल लैंड में। आप यहाँ पर भी अब क्या कर सकते हैं, क्रॉपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से किया जाता है। अगेन यहाँ पर बच्चा, ये जो आपका एब्जॉर्प्शन का या फाइटो रेमिडिएशन का आपका मेथड है, ये आपका ऐसा नहीं कि आपने एक बार प्लांट लगा दिया और पूरी तरह से आपकी सॉइल जो है वो रेमिडिफाई हो गई। ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है। हो सकता है क्योंकि प्लांट को ग्रो करने में, बढ़ने में टाइम लगता है, 5-5 साल 6-6 साल तो उनकी ग्रोथ में ही लग जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चा आपको इस लैंड को अगर पूरी तरह से ट्रीट करना है तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। हो सकता है आपको लैंड ट्रीट करते करते 10 साल लग जाए और 10 साल बाद आपका ये लैंड जो है वो अपने नॉर्मल कंडीशन पर आए, जहां पर इसमें सल्फर और जिंक जो है वो एडिक्वेट कंसंट्रेशन में हो। तो यही इस प्रोसेस का ड्रॉबैक भी है कि फाइटो रेमिडिएशन जो है वो आपका बहुत स्लो प्रोसेस है और आपको यहाँ पर बार बार, आप एक बार आपने सीड कर दिया कोई प्लांट तो आपको एक टाइम के बाद वो कट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पत्ते वत्ते झड़ने लगेंगे तो कंटामिनेंट वापस ऐड होंगे। तो इसलिए एक टाइम के बाद आप उसे क्या कर देते, कट कर देते हैं और फिर दोबारा आपने यहाँ पर सीड किया। तो बार बार आपको प्लांट सीड करने पड़ते एक पर्टिकुलर एरिया में। एंड यहाँ पर आपका वो रेमिडिफाई होने के लिए आपका डिपेंड करता है कितनी ज्यादा कंसंट्रेशन है कंटामिनेंट की। अगर थोड़ी बहुत है तो कुछ सालों में हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर आपका लैंड रेमिडिफाई होने में डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ कंटामिनेंट कई साल भी ले सकता है। सो इट इज अ काइंड ऑफ स्लो प्रोसेस। ओके, एंड अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये तो हमने बेसिक बातें, फाइटो रेमिडिएशन है क्या और कौन कौन से मैकेनिज्म प्लांट यूज करते हैं आसपास के कंटामिनेंट को रेक्टिफाई करने के लिए। ना बच्चा यहाँ पर केस स्टडी की बात करते हैं तो केस स्टडी आपका जो किया गया ये आटा नॉर्थ ईस्ट कोस्ट जो है कैलिफोर्निया में, वहां पर मार्शी एरिया है और वहां पर कुछ लोकल जो पीपल हैं उन्होंने देखा कि उनके एरिया के अंदर जो लैंड है वो कंटामिनेटेड होते जा रहे थे, मतलब कंटामिनेटेड थे। लैंड बहुत था वहां पर लेकिन उस लैंड का कोई यूज नहीं था क्योंकि कंटामिनेटेड था। वहां पर आपके जो
मिनरल्स है वो बहुत हाई कंसंट्रेशन में थे, सॉल्ट्स बहुत हाई कंसंट्रेशन में थे। तो उन्होंने ट्राई किया कि किसी तरह इस लैंड को क्या किया जाए, यूज में लाया जाए और बायोडाइवर्सिटी बढ़ाई जाए कि भाई उस लैंड पर आपके एनिमल्स, प्लांट्स जो है वो ग्रो कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उन्हीं लोगों ने अपना एक ग्रुप फॉर्म किया एंड दैट ग्रुप इज कॉल्ड फोम। उस ग्रुप को क्या नाम दिया गया, फोम। एंड फोम इज व्हाट, इट इज द फ्रेंड्स ऑफ द एक्टा मार्श, कि एक्टा मार्श जो लैंड है उसके फ्रेंड्स थे वो, यानी कि वो आपके लोकल पीपल ही थे। अब उन लोगों ने किया क्या, सेम मैकेनिज्म जो हमने पढ़ा फाइटो रेमिडिएशन का, उन्होंने उस मार्श लैंड को छोटे छोटे पीसेस में आपका क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, अराउंड 6 हेक्टेयर के आसपास मार्श लैंड था वो, उसे उन्होंने डिवाइड किया और वहां पर उन्होंने अलग अलग प्लांट्स को क्या कर दिया, सीड कर दिया। मतलब मान लो यहाँ पर आधे एरिया में उन्होंने इस तरह से डिवाइड कर कुछ पोर्शन में ऐसे प्लांट सीड किए जो कि लेड की कंसंट्रेशन पर अच्छे ग्रो करते हैं। कुछ एरिया में उन्होंने ऐसे प्लांट ग्रो किए जो आर्सेनिक की कंसंट्रेशन पे अच्छे ग्रो करते हैं, कुछ आपके सल्फर पर अच्छे ग्रो करते हैं, कुछ आपके जिंक पर अच्छे ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने सीड कर दी, वो प्लांट लगा दिए। अब वो प्लांट आपका धीरे 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 ग्रो हुए। जब वो ग्रो हुए तो लेड वाला प्लांट क्या है, लेड को यूज करेगा, आर्सेनिक वाला आर्सेनिक को यूज करेगा, सल्फर वाला सल्फर को यूज करेगा। और एक टाइम के बाद जब वो ग्रो हुए, जब इन्होंने इस मिनरल्स को यूज कर लिया तो ये मिनरल उस मार्श लैंड से क्या हो गया, कम, क्योंकि ये सारा कहाँ आ गया, पौधे में आ गया। तो इस लैंड से क्या हुआ, धीरे धीरे कम होता गया। देन अगेन सेम प्रोसेस, इस प्लांट्स को यहाँ से कट कर लिया गया और अब दोबारा से कोई और नए प्लांट्स लगा दिया। मान लो यहाँ पर नया प्लांट लगाया जो आपका किस पर, पोटेशियम की हाई कंसंट्रेशन पर आपका वर्क करता है। तो यहाँ पर आप टाइमली सॉइल टेस्टिंग करते रहते हैं। एक टाइम के बाद जब आपका लेड का कंसंट्रेशन एडिक्वेट हो जाए कि आपका इतना जो है जरूरत होती है किसी भी प्लांट को, उस टाइम पर आपने लेड का प्लांट लगाना यहाँ पर बंद कर दिया। अब कोई और अगर ज्यादा कंसंट्रेशन में है तो आपने उसे मिनिमम करने के लिए दूसरा प्लांट लगाया। तो इस तरह से आप प्लांट, डिफरेंट तरह के प्लांट यूज कर जो अलग अलग मिनरल्स पे ग्रो करते हो, आप क्या करते हैं, अपने पूरे लैंड में जो मिनरल्स का कंसंट्रेशन है वो एक एडिक्वेट ऑप्टिमम कंसंट्रेशन पर लेकर आते हैं। और इस तरह से यहाँ पर ऑप्टिमम कंसंट्रेशन पे आने के बाद यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप के प्लांट्स जो है वो ग्रो कर सकते हो। इस मार्श लैंड में आपका डिफरेंट फिशेस, डिफरेंट प्लांट्स जो हैं फिर वो ग्रो किए गए। तो क्योंकि मार्श था बच्चा, यहाँ पर हमने वाटर को ट्रीट किया, लैंड को नहीं, यहाँ पर कंटामिनेटेड वाटर को ट्रीट किया गया। लेकिन तरीका वही है, लैंड और वाटर दोनों की ट्रीटमेंट में आपको सिर्फ क्या लगाने हैं, प्लांट्स लगाने हैं, स्पेसिफिक प्लांट जो कि स्पेसिफिक मिनरल्स पर ग्रो करते हो। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन remedify the contaminants by the help of plant, and that process is called phytoremediation. Now the next मैनेजमेंट, थर्ड हम बात करते हैं सीवेज वाटर ट्रीटमेंट की, कि सीवेज जो है ये आपका क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है और बहुत ह्यूज अमाउंट में जो सीवेज वाटर है वो आपका प्रोड्यूस होता है। इनिशियली ये आपका आसपास के रिवर्स वगैरह में डंप कर दिया जाता था, जिसकी वजह से रिवर्स वगैरह का जो पानी है वो क्या हो गया, कंटामिनेंट हो गया, मतलब कंटामिनेशन हो गया उसमें। और यहाँ पर सीवेज वाटर डंप करने की वजह से, फिकल मैटर की वजह से गंगा जो रिवर है वो भी आपकी क्या हो गई, पॉल्यूट हो गई। तो क्योंकि ये जो फिकल मैटर होता है बच्चा, सीवेज होता है, इसमें आपके अलग अलग तरह के बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो कि कंटामिनेट करते हैं आपके फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को। तो हम डायरेक्ट इसे डंप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, हमने सोचा कि इसको ट्रीट किया जाए, यानी कि इसमें आपके जो भी कंटामिनेंट हैं, जो भी आपके मिनरल्स है, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल कंटामिनेंट, अगर न्यूट्रिएंट बढ़ेगा, हमने यहाँ पर टर्म पढ़ी है ना, अगर न्यूट्रिएंट बढ़ेगा तो यूट्रोफिकेशन होगा, और किसी अगर वाटर बॉडी में यूट्रोफिकेशन हुआ तो वहां के सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर एल्गा की ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी और वो सारा ऑक्सीजन क्या कर लेगी, कंज्यूम कर लेगी। तो ये हमने
आपकी लास्ट वीडियो में सारा कंप्लीट पढ़ा है कि अगर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी लिमिट से ज्यादा हो तो वो किस तरह से आपका नुकसान करता है आपके एनवायरमेंट में, नेचर में। अब अच्छा, इसी को आपका एक ग्राफ जो आपकी एनसीईआरटी का है एंड बोर्ड एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, तो एक ग्राफ दिया हुआ है टू शो द इम्पैक्ट ऑफ सीवेज। सीवेज का किसी वाटर बॉडी पर क्या इम्पैक्ट होता है। सो दिस इज एज्यूम कि आपका कोई एक्वेटिक बॉडी है, ठीक है, मैं इस एरिया को एक्वेटिक बॉडी समझ रही हूँ। अब एक्वेटिक बॉडी में मैं क्या देख रही हूँ, कंसंट्रेशन देख रही हूँ। किसकी? मैंने कंसंट्रेशन देखी ऑक्सीजन की। मैंने देखा कि मेरे एक्वेटिक सिस्टम में, रिवर में ऑक्सीजन जो था बहुत ज्यादा था, ठीक है, ऑक्सीजन ज्यादा था, तो यहाँ पर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म भी बहुत अच्छे से सरवाइव कर रहे थे। बट यहाँ पर क्या हुआ, एक पॉइंट पर मैंने यहाँ पर कर दिया सीवेज डिस्चार्ज। मैंने क्या कर दिया, सीवेज डिस्चार्ज, कि मैंने इस रिवर में सीवेज का पानी डाल दिया। जैसे ही मैंने सीवेज का पानी डाला तो ये सीवेज क्या था, अब देखो उल्टा आ जाओ, आपका सारा पढ़ चुके हो। इस सीवेज में क्या था, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट था। ओके, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पर जब माइक्रोब्स एक्ट किए तो इसे तोड़ा और क्या रिलीज हुआ, न्यूट्रिएंट रिलीज हुआ। जब न्यूट्रिएंट रिलीज हुआ तो यहाँ पर एल्गा की ग्रोथ हुई, उसी को हमने क्या कहा, एल्गल ब्लूम हुआ। अब एल्गल ब्लूम हुआ तो इस एल्गा ने सारी ऑक्सीजन को क्या कर लिया, यूटिलाइज कर लिया। तो बच्चा जब ऑक्सीजन को इस रिवर से यूटिलाइज कर लिया तो सडनली सीवेज डालते ही आपका क्या होगा, सीवेज डिस्चार्ज होते ही ये रिएक्शन हुआ आपका, और इस रिएक्शन की वजह से, क्योंकि एक्सेसिव ग्रोथ हो रही है, ऐसा नहीं कि आपका महीने 2 महीने बाद दिखेगा, हो सकता है आपको 4-5 दिन में, वीक में भी दिख जाए। तो यहाँ पर आपका सीवेज डिस्चार्ज करने की वजह से सडनली इस ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन इस रिवर बॉडी में क्या हो गई, डाउन आ गई। जब ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कम हुई तो यहाँ पर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या हुई, ये दूसरा ग्राफ में देखो, जब ऑक्सीजन ज्यादा थी तो यहाँ पर बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम थी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पहले से ही ज्यादा है तो डिमांड क्यों करेंगे। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन कम हुई वैसे ही यहाँ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या हुई, इंक्रीज हुई। ओके, अब यहाँ पर बच्चा ऑक्सीजन जब कम हुई और बीओडी बढ़ा, तो हमने कहा था बीओडी बढ़ता है तो ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाटर पॉल्यूशन के, यानी कि ये सिग्निफाई कर रहा है कि वाटर क्या हो गया है, पॉल्यूट हो गया है। अब जब वाटर पॉल्यूट हुआ तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आपके यहाँ पर जो भी एक्वेटिक सिस्टम में फिश थी वो सारी क्या हो जाएंगी, किल हो जाएंगी, और क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म आपके क्या हो गए, यहाँ पर डिसअपियर हो गए। ओके, अब यहाँ पर आपका पूरा पॉन्ड सिस्टम इस टाइम पर क्या हो गया, खराब हो गया, सारे ऑर्गेनिजम्स की डेथ हुई। ओके, अब यहाँ कोई ऑर्गेनिज्म नहीं, कोई प्लांट नहीं, इवन एल्गा भी क्या हो गई है, खत्म। अब क्या होगा, धीरे धीरे एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन यहाँ पर दोबारा से क्या होगा, डिसॉल्व होना शुरू हुआ इस रिवर में। तो इस ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन, जैसे जैसे एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन डिसॉल्व होगा, ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन दोबारा बढ़नी शुरू हुई, ठीक है, और एक टाइम के बाद ये रिवर या पॉन्ड दोबारा से रीजनरेट करेगा। ओके, एंड यहाँ पर जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ने लगा, बीओडी दोबारा से क्या हुआ, बीओडी दोबारा से कम होने लगा। ओके, तो यहाँ पर ये कम होने लगा और आपके दोबारा क्या हो गए, रीअपियरेंस हो गया क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म का। लेकिन बच्चा ये कंडीशन तब आएगी जब आपने यहाँ पर डिस्चार्ज एक ही बार किया हो और आप यहाँ पर टाइम दो कि भाई दोबारा से आपके रिफॉर्म हो सके, यानी कि इन बिटवीन आपने नहीं किया। लेकिन अगर आप रेगुलर डिस्चार्ज करते जा रहे हो सीवेज वाटर, तो यहाँ ऐसी कंडीशन आएगी नहीं कि भाई ऑक्सीजन तो बहुत धीरे धीरे डिसॉल्व होता है, आप सीवेज वाटर डालते जा रहे हो तो जितना ऑक्सीजन बनेगा वो तो साथ साथ ही यूज होता रहेगा, तो ये कभी आपका रीजनरेट या रिफॉर्म हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर फिर एक्वेटिक लाइफ नहीं बन पाएगी। तो ये कंडीशन आपका तब आती है जब हम पॉन्ड्स या रिवर्स को जिनके अंदर यूट्रोफिकेशन हुआ हो वहां पर हम क्या करें, हम वहां पर भाई इनिशिएटिव ले कि अब हमें पता है कि इस
वजह से हुआ है तो आगे वो चीज हम ना करें, तब वो पॉन्ड आपका रिफॉर्म या रीजनरेट हो सकता है। अदरवाइज अगर आप रुक ही नहीं रहे हैं, आप नॉन स्टॉप अगर आप वहां पे डंप किए जा रहे हैं पॉल्यूटेंट को, तो फिर आपका ये कंडीशन नहीं आएगी और ये पॉन्ड पूरी तरह से आपका खत्म हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द ग्राफ आई हैव शोन यू कि सीवेज वाटर का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। अब अच्छा, हमने यहाँ बात की कि हमें क्या करना है इस सीवेज वाटर का, क्योंकि बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है और आपका पॉन्ड और रिवर जो है, एक्वेटिक सिस्टम जो है, वहां पर सारे ऑर्गेनिज्म की बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आपको ये सीवेज वाटर डिस्चार्ज नहीं कर रहा है बिकॉज इट नहीं करना है बिकॉज इट कंटेन पॉल्यूटेंट। तो हम क्या करें, हम इस सीवेज वाटर का क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट ताकि इससे कंटामिनेंट्स वगैरह जो है वो क्या हो, आपके कम हो। और उसके बाद हम जब इसमें कंटामिनेंट्स सारे कम हो जाते हैं, बैक्टीरिया और जो भी कंटामिनेंट्स में बैक्टीरिया नहीं आ रहे, बच्चा न्यूट्रिएंट भी आ रहे, क्योंकि ये मेन तो न्यूट्रिएंट की वजह से हुई है। तो न्यूट्रिएंट जब इसमें आप डिक्रीज कर देते हो लेवल पर, तो उसके बाद आप इस वाटर को इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हो। और नियर बाय वाटर रिसोर्स में अगर कोई तरीका नहीं है तो डंप भी कर सकते, फिर उतना नुकसान नहीं करेगा। ओके, रीजनरेट हो जाएंगे आपके एक्वेटिक सिस्टम। सो यहाँ पर आपका हम बात करते हैं कि यहाँ पर सीवेज वाटर ट्रीटमेंट किया कैसे जाता है। सो बच्चा, यहाँ पर आपका सीवेज ट्रीटमेंट जो है वो दो प्रोसेस में डिवाइड होता है। पहले हम करते हैं उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसे हम फिजिकल प्रोसेस कहते हैं, यानी यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होता है। फिजिकली हम सिर्फ आपके कंटामिनेंट्स को रिमूव करते हैं। और दूसरा आपका होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जहां पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज कर यहाँ कंटामिनेंट्स को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। यानी कि केमिकल रिएक्शन भी आप कह सकते हैं, बायोलॉजिकल एंड केमिकल रिएक्शन सेकेंडरी ट्रीटमेंट को। तो यहाँ पर बात करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट में। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम करते क्या है, आपने सीवेज वेस्ट लिया और उसे आपने डिफरेंट साइज की ग्रिड से पास किया। आपका यहाँ पर सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, सिर्फ इस पानी को आपको क्या करना है, फिल्टर करना है ग्रिड से, जो जालियां होती हैं अलग अलग साइज की। पहले आपकी बड़े साइज की थी, फिर उससे छोटे साइज की, फिर और माइन्यूट साइज की। अब इससे क्या हुआ बच्चा, आपके सीवेज के अंदर जो भी आपके लार्ज सॉलिड वेस्ट है, जैसे आपका मतलब सीवेज की हम बात करें, सीवेज में आपका कोई भी चीज, ब्रांचेस है, लीव्स है, सॉलिड वेस्ट है, तो वो सारा सॉलिड वेस्ट आपका क्या हो जाएगा, इन ग्रिड से रिमूव हो जाएगा। और इस सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट कर आप यहाँ पर किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेन्योर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि है तो ये बायोडिग्रेडेबल ही, तो आपने इसे क्या कर लेना है, मेन्योर में कन्वर्ट कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, जब इस ग्रिड से आपने सारा सोल्यूशन पास किया तो अल्टीमेटली आपको यहाँ कुछ फिल्ट्रेट मिलेगा। सॉलिड वेस्ट तो सेपरेट हो गया, पानी मिलेगा और पानी के अंदर आपका ऑर्गेनिक मैटर है, तो उसी को हम कह रहे हैं फिल्ट्रेट। आप उस फिल्ट्रेट को लेकर जाते हैं सेकेंड टैंक में, विच इज कॉल्ड सेटलिंग टैंक। अब सेटलिंग टैंक नाम से पता चला, यहाँ पर सेटल डाउन किया जाता है, यानी कि इस फिल्ट्रेट को एज इट इज छोड़ दिया जाता है विदाउट डिस्टर्बेंस। और यहाँ पर आपका क्या होता है, जो सिल्ट होते हैं, माइन्यूट आपके जो सॉइल पार्टिकल है, स्मॉल पेबल्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे इस पानी में नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। ये तो ऑल्दो आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट में ग्रिड में ही हो गया होगा, ठीक है। तो स्मॉल पेबल्स, स्लिप्स जो हैं वो आपके सेटल डाउन हो गए, नीचे इकट्ठे हो गए, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पर एल्यूमिनियम या आयरन सल्फेट ऐड कर देते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट या आयरन सल्फेट, यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये प्रेसिपिटेशन को और ज्यादा बढ़ाते हैं, यानी कि और सॉलिड्स को प्रेसिपिटेट आउट करने में हेल्प करेंगे। तो ये वाटर था जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर था, और जब आपने यहाँ पर इसे अनडिस्टर्ब छोड़ा तो कुछ आपके सेटल हो गए। फिर आपने एल्यूमिनियम और फेरस सल्फेट डाला तो और कुछ सॉलिड मैटर उनके साथ रिएक्ट कर क्या हो गए, सेटल डाउन हो गए। ओके, अब ये जो सेटल डाउन हुआ ये कहला रहा है प्राइमरी स्लज। प्राइमरी स्लज अगेन बच्चा ये सारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, तो ग्रिट में जो कलेक्ट हुआ, यहाँ पर जो कलेक्ट हुआ, ये सारा प्राइमरी स्लज है, जिसे आप यहाँ पर कंपोस्ट बनाने यानी कि मेन्योर बनाने में, या फिर बायोगैस प्रोडक्शन, बायोगैस में भी तो यही करते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कलेक्ट करते हैं और उसे सड़ने देते हैं आपके महीनों तक, सालों तक। तो यहाँ पर इसे कंपोस्ट फॉर्म करने में, और यू कैन यूज इट इन बायोगैस प्रोडक्शन।
अब यहाँ पर आपका जो ऊपर वाला वाटर है दैट इज कॉल्ड इफ्यूलेंट. नाउ दिस वाटर containing contaminant of organic matter, it is taken for the secondary treatment. And now the secondary treatment, it is done by two mechanism. ये secondary treatment आपका दो mechanism से किया जाता है. एक कहलाता है trickling filter method and the second is called activated sludge method. ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड में क्या है बच्चा, यहाँ पर आपका एक चेम्बर बनाया जाता है और इस चेम्बर में आपका डिफरेंट कॉम्बिनेशन, जैसे आपका ग्रेवल डाल दिया, सॉइल डाल दिया, ठीक है. तो यहाँ पर ग्रेवल, सॉइल, इस सब का एक मिक्सचर बनाकर इसे भर दिया जाता है और फिर इस पर ये इफ्यूलेंट पानी रन करवाया जाता है. तो बच्चे यहाँ पर ग्रेवल है पार्टिकल, यानी कि आपके बड़े बड़े पत्थर जो हैं और रॉक क्रस्ट है. तो यहाँ पर आपने यूज किया क्या है, ग्रेवल यूज किया, कंकड़ वगैरह, रॉक क्रस्ट आपने यूज किया है, ठीक है, रॉक क्रस्ट आपने यूज किया है. एंड इसके अलावा आपने यहाँ पर क्या किया, इन ग्रेवल और रॉक क्रस्ट के अलावा आपने सॉइल डाल दी थोड़ा. तो इस सब का कॉम्पोजिशन, क्योंकि हम कहते हैं सॉइल जो है वो नेचुरल फिल्ट्रेट की तरह काम करती है, तो एक लेयर बनाई है आपने, ठीक है, मिक्स कर कर. यहाँ पर क्या होगा, जब पानी इन ग्रेवल से होता हुआ, पत्थरों से होता हुआ जाएगा तो यहाँ पर आपका बहुत स्लो सीपेज होती है और स्लो सीपेज में आपका टाइम मिल जाता है कि इस इफ्यूलेंट में जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, जो फंगस वगैरह हैं, एंड यहाँ न्यूट्रिएंट भी सब कुछ प्रेजेंट है. तो यहाँ पर सॉइल डाली हुई है, इसके अंदर भी आपके फंगल और बैक्टीरिया के स्पोर्स प्रेजेंट है. तो यहाँ पर आपका क्या होता है कि इससे टाइम मिलता है और यहाँ पर फंगल हाइफी जो है वो ग्रो कर जाते हैं. नाउ दीज फंगल हाइफी एज दे ग्रो, ये इस इफ्यूलेंट के न्यूट्रिएंट को क्या करेंगे, यूज करेंगे. सो इस इफ्यूलेंट के अंदर जो न्यूट्रिएंट है उस न्यूट्रिएंट को कौन यूज करेगा, दीज फंगल हाइफीज, ये इसे यूज कर लेंगे. ओके, तो फंगल हाइफीज से यूज करेंगे तो इफ्यूलेंट में क्या होगा, न्यूट्रिएंट जो है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे और सीपेज से होता हुआ इसे मल्टीपल टाइम भी आप कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपको कितना न्यूट्रिएंट का लेवल रखना है पानी में, ठीक है. तो आपने यहाँ पर अल्टीमेटली क्या कर लिया, इससे न्यूट्रिएंट सारा सेपरेट आउट कर लिया. एंड उसके बाद अब ये जो वाटर है इसके अंदर आपका इतना न्यूट्रिएंट नहीं है कि यहाँ पर एक्सेसिव, अगर आप इसे डंप करें वाटर बॉडी में तो एल्गा ग्रोथ वगैरह हो, कुछ हो. तो यहाँ पर अब ये वाटर जो है ये कंटामिनेटेड तो है बट बहुत मिनिमम लेवल पर है, तो ये कोई नुकसान नहीं करेगा एनवायरमेंट में. सो नाउ यू कैन रिलीज दिस वाटर इनटू वाटर बॉडीज और आइदर यू कैन यूज इट इन इरिगेशन प्रोसेस. आप इसे सिंचाई के लिए यूज कर सकते हो या फिर वाटर बॉडी में रिलीज कर सकते हो, क्योंकि अब इसके अंदर इतना न्यूट्रिएंट नहीं रहा है कि ये वाटर बॉडीज के अंदर जाकर यूट्रोफिकेशन कॉज करेगा. ओके, now the second is activated sludge method. What is activated sludge method? यहाँ पर the effluent collected from the primary treatment is then allowed to enter in the aeration tank. इसे एक एरिएशन टैंक में डाला जाता है. एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एयर पंप कर रहे हैं और रेगुलर इस इफ्यूलेंट को घुमा रहे हैं, एजिटेट कर रहे हैं. तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस तरह का चेम्बर होता है जहाँ पर आपके जो है हम कह सकते हैं एजिटेटर्स होते हैं जो लगातार इसे मिक्स करते रहेंगे ताकि जो एयर है वो इस इफ्यूलेंट में बराबर से डिस्ट्रीब्यूट हो. एंड यहाँ पर अगेन यहाँ पर आपका इनोक्यूलेशन देते हैं कि हम कुछ फंगस वगैरह यहाँ पर ऐड करते हैं. तो यहाँ पर आपका एक्टिवेटेड फंगस एज अ इनोक्यूलेशन होता है बच्चा. जैसे हम दही लगाते हैं ना, तो दही लगाते हैं हम थोड़ा सा जामुन डालते हैं, तो वहां पर एक्टिवेटेड यानी कि कहीं पर पहले से ही बैक्टीरिया या फंगस हो और उसे आप किसी चीज में डाल रहे हो तो वो एक्टिवेटेड होता है कि पहले ही वहां पर आपके फंगस प्रेजेंट है. तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी आपका एक इनोक्यूलेशन डाला जिसके अंदर क्या थे, फंगस प्रेजेंट थे. और यहाँ पर क्या हुआ, न्यूट्रिएंट, ये इफ्यूलेंट का न्यूट्रिएंट तो था ही, हमने थोड़े फंगस यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिए, बैक्टीरिया भी यहाँ पर आपको मिलेंगे. तो यहाँ पर क्या हुआ, फ्लॉक्स फॉर्म होता है. अब 1 मार्क्स में पूछा जाता है फ्लॉक्स क्या है.
फ्लॉक्स जो होता है मास ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस है। ये फंगस बैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिकली एसोसिएट कर एक मास बना लेते हैं और दोनों ही आपका क्या करते हैं, यहाँ के न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं, फिर ये यूज करते हैं। तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर कंज्यूमिंग, ये कंज्यूम कर रहे हैं न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन इफ्यूलेंट। इफ्यूलेंट के अंदर जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है उसे आपका क्या कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्लॉक्स आपका देखो यहाँ लिखा, फ्लॉक्स डाइजेस्ट करता है ऑर्गेनिक मैटर। यहाँ पर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसे तोड़ेंगे और उसे डिक्रीज कर देंगे। कितना, उसे डिक्रीज कर देते अराउंड 10 to 15% कि आपका यहाँ पर आपने किया तो आपका 10 to 15% उन्होंने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। और फिर इसकी बीओडी टेस्टिंग की जाती है। अगर बीओडी टेस्टिंग में अभी भी ऑर्गेनिक मैटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, आपको और कम करना है, तो अगेन आप इसको क्या करें, दोबारा से इसमें एजिटेशन टैंक में ही इसे और ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर आपका बीओडी टेस्टिंग की जाती है। फिर यहाँ पर एरिएशन टैंक से, मान लो आपका बीओडी टेस्टिंग में ये आपको जितना लेवल चाहिए उतना ही है, तो उसके बाद इसे भेजा जाता है सेटलिंग टैंक्स में। अब सेटलिंग टैंक्स में क्या किया जाएगा बच्चे, यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर तो ऊपर कम हो गया, तो ये अब न्यूट्रिएंट तो नहीं बनेगा अगर हम इसे पानी में डम करते हैं या रिवर्स में डम करते हैं, बट यहाँ ऑर्गेनिक मैटर कम करते करते बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई है। और वो बैक्टीरिया और फंगस क्या करेंगे, वो आपका अगर हम इसे डम करें डायरेक्टली तो वो आपका डिजीज कॉज कर सकते हैं। मतलब जो भी उस वाटर बॉडी को यूज कर रहे हैं उनमें डिजीज कॉज कर सकते हैं और दे कैन एक्ट एज अ पैथोजन। तो सेटलिंग टैंक्स में हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया फ्लॉक्स को अलाउ किया जाता है कि वो सेडिमेंट हो, यानी कि सेटलिंग टैंक में अब बैक्टीरिया को अलाउ करते हैं कि वो धीरे धीरे क्या हो जाए, नीचे इकट्ठा हो जाए, नीचे बैठ जाए। और फिर इसी फ्लॉक को जो इकट्ठा हो गया है सेटलिंग टैंक्स में, इसे हम एज अ एक्टिवेटेड स्लज बच्चा, स्लज हैविंग मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, कि यहाँ पर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं, तो जिसके अंदर ऑलरेडी बैक्टीरिया हो और ये बैक्टीरिया भी कैसे हो, एक्टिवेटेड हो, यानी कि डेथ नहीं हुई है, तो इसे हम एज अ एक्टिवेटेड स्लज दोबारा से क्या कर सकते हैं, एरिएशन टैंक में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दोबारा से अगर आपका ऑर्गेनिक मैटर अभी भी कम नहीं हुआ है तो आपने इसे थोड़ी देर सेटलिंग टैंक में रखा, यहाँ से बैक्टीरिया वगैरह निकाले और फिर दोबारा से इंट्रोड्यूस करके दोबारा एयर पंप कर दी। तो ये रिपीट आपकी प्रोसेस चलती रहती है। या फिर आपने यहाँ पर जो एक्टिवेटेड स्लज है इसे कलेक्ट किया और इसे आप किसी और चैम्बर में जहाँ पर आपने भी ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा किया है वहां पर एज अ इनोक्यूलेशन में यही तो था, एक्टिवेटेड फॉर्म डाल रहे थे, तो एज अ इनोक्यूलेशन हम इस एक्टिवेटेड स्लज को अगेन आपका एरिएशन टैंक्स में यूज कर सकते हैं, डिफरेंट एरिएशन टैंक्स में यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर इसे डाला जाता है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। आपके जो बैक्टीरिया और फंगस से यहाँ पर अभी क्या हुआ है, ऑर्गेनिक मैटर का एरोबिक डाइजेशन हुआ है। एरोबिक यानी कि इन्होंने ऑक्सीजन को यूज किया, तभी तो हमने एयर दी है, तो एरोबिक डाइजेशन हुआ है यहाँ पर बच्चा। अब आगे क्या होगा, एनारोबिक बैक्टीरिया जो है, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर हमने इसमें डाला अब इस पूरे स्लज को, यानी पूरे वाटर को। यहाँ पर एनारोबिक बैक्टीरिया जो है वो एरोबिक फ्लॉक्स जो थे उनको डाइजेस्ट करेंगे और यहाँ पर डाइजेशन के टाइम पर मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन, इस तरह की क्या है गैस प्रोड्यूस होती है, जिसे आप कलेक्ट कर डिफरेंट पर्पस के लिए यूज भी कर सकते हैं। अब ये जो एनारोबिक बैक्टीरिया है वो आपका विदाउट एयर वर्क करते हैं, तो अब इसमें से आपके एरोबिक फ्लॉक्स तो खत्म हो चुके हैं। अब इसे हम क्या कर देते हैं, या तो इरिगेशन में यूज करें, तो ये एनारोबिक बैक्टीरिया बच्चा एयर में आने के बाद ये आपका एक्टिव नहीं रहेंगे, तो यहाँ पर इरिगेशन, खेतों में सिंचाई के लिए आप यूज कर सकते हैं, या फिर सेम वाटर बॉडीज में आप इसे डंप कर सकते हैं। इन केस कई बार क्या होता है कि ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद हम एक और यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं, हम इस प्रोसेस पर नहीं जाते, हम क्या करते हैं यहाँ पर एक टर्शरी ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी के बाद टर्शरी करते हैं, जहां पर हम क्लोरीन, अलम, आयरन क्लोराइड या फिर इसे इरिडिएट करते हैं, किससे,
यूवी रेडिएशन से, ये जो हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर एनारोबिक बैक्टीरियाज भी क्या हो जाएंगे, किल, जब यूवी रेडिएशन का एक्सपोजर पड़ेगा इन पर, ठीक है। और क्लोरीन अलम जो है ये वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए आप यूज करते हैं, तो ये सारे आपका डीसॉल्ट भी कर देते हैं, यानी कि इस पानी में सॉल्ट वगैरह है उसे भी हटा देंगे, प्रेसिपिटेट बना देते हैं, ओके। एंड यहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह जो है एरोबिक एनारोबिक जो बचे हुए हैं उन्हें भी किल कर देते हैं, तो ये और ज्यादा प्योरीफाई हो जाता है। तो इस तरह से आपका यहाँ सीवेज वाटर को क्या किया जाता है बच्चा, प्योरीफाई किया जाता है। नाउ ये आप जो फर्स्ट 2 केसेस आई हैव टोल्ड यू टुडे, इकोसान एंड योर फाइटोरेमिडिएशन, दैट इज पार्ट ऑफ योर 16 चैप्टर। सीवेज आपको जो चैप्टर मिलेगा ये आपका चैप्टर मिलेगा माइक्रोब्स में बच्चा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। आप यहाँ से वो टर्म पढ़ेंगे क्योंकि फिर मैं नहीं बताऊंगी, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उस चैप्टर में मैं इस टॉपिक को रिपीट नहीं करूंगी, ओके। तो यहाँ पर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में आपका सीवेज ट्रीटमेंट का टॉपिक दिया है इन योर एनसीईआरटी, सो यू जस्ट गो थ्रू लाइन टू लाइन फ्रॉम देयर ऑल्सो, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट you can ask me personally, or at the end of chapter we'll make a video of your doubts also. So अगर कहीं पर कुछ नहीं समझ आया you can ask me, okay? This is all for today. Thank you.